Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट के न्यूज आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि जितना भी कुछ आप लेक्चर में पढ़ोगे लास्ट में आप उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे एग्जाम में आपको डायरेक्टली हेल्प मिलने वाली है। जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो अपना जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिखना है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहां पे जाके अगेन आपको लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, जहां पे 12,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इंसोम्निया के बारे में। और आज के थंबनेल में जो हमने मेंशन कर रखा है कि जो भी व्यक्ति अच्छी नींद नहीं लेता है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में। थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान भी देने वाला हूँ आज इस आर्टिकल में, तो थोड़ा बहुत सुन लेना, ठीक है। वैसे हमेशा मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ वीडियो के अंदर में, बट आज थोड़ी सी बात बताऊंगा तो उसको ज़रूर से इंप्लीमेंट करना। तो दोस्तों एक कंडीशन तो ऐसी होती है कि एक इंसान को मतलब नींद वगैरह तो सही टाइम पर आती है, प्रॉपर आती है, लेकिन वो सोना नहीं चाह रहा है, फोन में लगा हुआ है या किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, ठीक है। वैसी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा बुरी है अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हो। एक दूसरी सिचुएशन होती है इंसोम्निया की, यानी इंसान के पास में टाइम है सोने का, वो लेटा है बिस्तर पे लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही है, जिसको हम लोग स्लीपलेसनेस के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंसोम्निया के नाम से भी जाना जाता है। तो वही समझेंगे हम लोग कि इंसोम्निया एग्जैक्टली क्या है। हुआ क्या है ना, न्यूज़ यह है कि रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के अंदर बताया गया है कि ऐसे लोग जिनको इंसोम्निया है उनमें 69% चांसेस है कि हार्ट अटैक उनको आ सकता है, क्योंकि नींद नहीं उनकी पूरी हो पाती है। अब क्या है कंडीशन समझते हैं। पहली चीज, इंसोम्निया एग्जैक्टली क्या है। देखो ये कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस प्रकार का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और आज की जिंदगी में, टेंशन भरी जिंदगी में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वाले डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक इंसान का अच्छे से सो पाना, वो सही से सो नहीं पाता, और अगर थोड़ी देर के लिए सो भी जाता है तो उसकी आंख जल्दी खुल जाती है, और जैसी आंख खुल जाती है वो दोबारा फिर से नहीं सो पाता। ये कंडीशन आ जाती है इंसोम्निया के अंदर में। ये कंडीशन आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, यानी लंबे समय तक भी इंसान के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती है इंसोम्निया की वो थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जो शॉर्ट समय के लिए होती है तो लगभग कह सकते हो कि कुछ सप्ताह में एक रात ऐसी हो गई है ना जब आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, यानी कि हर सप्ताह में 2-3 रातें ऐसी हो रही हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है और लगातार ऐसा 3-4 महीने तक चलता जा रहा है, तो वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। उसमें इंसान की जो कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताएं जो हैं वो लगातार खत्म होती चली जाती हैं, क्योंकि बॉडी को एक रेस्ट की ज़रूरत होती है जो कि बॉडी नहीं कर पा रही है इस इंसोम्निया वाली कंडीशन में। और एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है कि जो ये इंसोम्निया है ना, ये विमेन को ज़्यादा है, ठीक है, यानी महिलाओं के अंदर में ज़्यादा ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द मैन। तो पुरुष में कम है, महिलाओं में ज़्यादा है। उसके बाद में जो ओल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। और अगर ये बीमारी लंबे समय तक चलती रह गई, आप यहाँ पर उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो सही से, अपने आप को सही से संभाल नहीं रहे हो, तो उससे यहाँ पर ओबेसिटी यानी मोटापा, क्योंकि आपको पता नींद ना पूरी होने की वजह से मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, इंसोम्निया के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंसोम्निया और दूसरा होता है सेकेंडरी इंसोम्निया। तो प्राइमरी के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्लीप वाली प्रॉब्लम है वो किसी दूसरी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड नहीं है या लिंक नहीं है, यानी कि आपको कोई मतलब दूसरी कोई बीमारी नहीं है बॉडी में, सीधा सीधा यहाँ पर यही कि भाई आपको नींद नहीं आ रही है। लेकिन सेकेंडरी इंसोम्निया में क्या होता है, दूसरे वाले में एक इंसान को परेशानी होती है क्योंकि इसकी हेल्थ कंडीशंस भी खराब होती है। किसी को अस्थमा होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, हार्ट में पेन है, मेडिकेशन कोई चल रही है,
है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसको नींद नहीं आती है क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो सेकेंडरी इंसोम्निया होता है। तो दो प्रकार के इंसोम्निया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक हेल्थ कंडीशंस लिंक होती है, दूसरे में हेल्थ कंडीशंस लिंक नहीं होती है। सवाल यह है कि आखिरकार आज के ज़माने में इंसोम्निया हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहली चीज़, जो ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा है करंट समय में। लोग यहाँ पर दौड़े पड़े हैं पूरी तरह से लाइफ के अंदर में, जो कि होना भी चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है पूरे दुनिया भर में, तो उसके लिए यहाँ पर सब लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंडीशन है, जैसे कि कई सारे लोगों के पास में जॉब नहीं है ना, कई सारे लोगों के सॉरी सॉरी कई सारे लोग यहाँ पर जो फैमिली के अंदर में जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस, ऐसे कई सारे कारण देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये जो इंसान है उसकी जो ज़िंदगी में जो नींद है ना वो बेसिकली उड़ जाती है। या फिर एक इंसान बार बार अपने स्लीप साइकिल के अंदर में चेंजेस कर रहा है, एक नया शिफ्ट उसका हो चुका है ना, दूसरी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो सोने की कोशिश कर रहा है, तो बार बार अगर शिफ्ट के अंदर में चेंजेस कर जाएंगे तो उसकी वजह से भी जो ये स्लीप में प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। या फिर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या फिर लाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कह सकते हो कि एक इंसान को नींद नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे आपको कारण देखने को मिल जाते हैं किसके, इंसोम्निया के। अब बात यहाँ पर यह कि देखो, इंसोम्निया को हिंदी में हम लोग अनिद्रा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अनिद्रा। ठीक है, तो अनिद्रा के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जो बेड टाइम है ना, बेड टाइम को 1 से 2 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो आप। बेड टाइम पर जाने से मतलब बेड पर जाने के बाद ना, जो भी काम था, जो भी जिंदगी में आपने किया है, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबको भूलने की कोशिश करो। नेगेटिव सोचना बंद करो, कुछ भी प्लानिंग करना बंद कर दो, मन में कुछ मत सोचो, कोई प्लानिंग नहीं करनी है। और थोड़ी सी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी रखो, अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी लेकर आओ आंखें बंद करके। बस इतना काम करना है तो आराम से यहाँ पर नींद आएगी, क्योंकि स्लीपनेस के पीछे यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर डिप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में उसकी वजह से। अब जो ये मैंने 4-5 चीज़ें बताई ना कि बेड पर जाओ, नेगेटिविटी बिल्कुल सोचो ही मत, पॉजिटिव सोचो, प्लानिंग मत करो कोई, तो ये कहने में आसान लगता है लेकिन यहाँ पे करने में बहुत मुश्किल लगता है, ये मुझे भी पता है। हम सभी लोग लाइफ में एक ना एक टाइम पर किसी ना किसी यहाँ पर दौर से ऐसे गुजरते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस करनी पड़ती है। मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ में यहाँ पर ये होता रहता होगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हेल्थ है तो सब कुछ है, तो हेल्थ के ऊपर ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो इतना काम ज़रूर करना है। या फिर इतना भी अगर नहीं कर सकते तो बेड पर सोने से पहले 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो। 10 मिनट के लिए जब मेडिटेशन किया जाएगा, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, और दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होंगे, दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप सोओगे ना तो एक बेहतरीन नींद आएगी। और मतलब मेडिटेशन अगर फिर भी यहाँ पर नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर मेडिटेशन में ऐसे बैठे रहो, करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, अपने आप ही यहाँ पर आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे नींद आनी स्टार्ट होगी, सीधा यहाँ पर बेड पर जाकर लेट जाओ। वो जो नींद होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार नींद होती है। यानी कि आप जब सोओगे और उसमें जो ब्रेन को जो रेस्ट मिलता है वो काफ़ी शानदार रेस्ट मिलता है। आप पर्सनली भी ट्राई कर सकते हो, मैंने खुद यहाँ पर ट्राई किया हुआ है इस चीज़ को, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। यानी बेड पर जाने से पहले एक लंबा मेडिटेशन करो, नींद आने लगेगी, अपने आप बेड पर जाकर लेट जाओ, कोई थॉट नहीं, आप सीधा सुबह उठोगे, क्योंकि आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ना कोई सपना आएगा, ना कोई थॉट चलेगा माइंड में, सीधा यहाँ पर सुबह उठना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। बाकी यार देखो, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं नींद की ना, तो एक इंसान की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर 8 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतनी नींद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि हाँ भाई 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, जो ले रहा है बढ़िया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 11 घंटे 10 घंटे सोने के बावजूद भी यहाँ पर उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। वो क्या करें, उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है क्या? तो यहाँ पे आप वो अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है 10-11 घंटे की नींद लेना, मतलब 24 घंटे में से सीधा 10-11 घंटे की नींद लेना। भाई दिन में बचा ही कितना समय आपके पास में बचा? यहाँ पर 12-13 घंटे बस बचे, और है ना, उसमें बाकी काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो क्या ही किया जा सकेगा बस, है ना। तो इसलिए ध्यान में रखना है, अपनी 7 घंटे की जो स्लीप है यार वो बहुत है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि 6 घंटे या 5 घंटे सो के भी काम चला लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं। अब काम चलाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको 8 घंटे 7 घंटे चाहिए ही चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ पे 5 घंटे सोकर उठा और मैं अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैंने दिन भर काम किया, मैं रात भर फिर भी काम कर रहा हूँ, अपना जितना पोटेंशियल से रोज करता हूँ उतना आज भी कर रहा हूँ, कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो मतलब
मेरी रिक्वायरमेंट ही इतनी है तो इस वजह से मुझे इतनी ही नींद चाहिए होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा लेने की क्या ज़रूरत है, मैं अपना काम कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती तो मेरी बॉडी डल होने लगती, रेस्ट मांगने लगती, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं मांग रही, जितना पोटेंशियल रोज होता है उतना पोटेंशियल आज भी है, आराम से यहाँ पर काम चल रहा है। तो मतलब रिक्वायरमेंट ही उतनी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को खुद से जांच सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की सर हमारी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 8-10 घंटे हमें नींद चाहिए चाहिए, हमें तो नींद आती रहती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारना होगा और स्लीप कोटा को थोड़ा सा कम करना होगा। भाई 10 घंटे बहुत होते हैं, आपको भी पता है, उसको 2 घंटे कम कर लो, स्लीप कोटा को थोड़ा सा कम कर लो। कैसे करें? तो अपनी डाइट के अंदर सुधार कर लो यार। अगर आप डाइट अपनी सुधार लेते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगेंगी लाइफ में, क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर जा रहा होता है वही यहाँ पर बाहर दिख रहा होता है, उसी से हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अच्छा खाओगे, अच्छा बाहर यहाँ पर दिखेगा, अच्छी तरीके से यहाँ पर जो बॉडी है वो काम करेगी। अच्छे का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप लोग रॉ फूड ज़्यादा खाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपनी डाइट में रॉ फूड का कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा करते हो तो बॉडी में ढेर सारे डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ में कह सकते हो कि जो आपका स्लीप कोटा है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है, यानी कि आपको कम नींद की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब ऐसे कैसे? यानी कच्चा खाना, कच्चा खाना क्या हो सकता है? कच्चे खाने का मतलब है यार स्प्राउट्स वगैरह। अब ऐसा नहीं कि सारा ही कच्चा खाना खाना है, अपना जो भी डाइट है उसमें 40% खाना, 40% के आसपास रॉ फूड खा लिया, जैसे स्प्राउट्स वगैरह हो जाते हैं हमारे, चने, मूंग दाल, इनको भुगा के फिर उसके बाद इसमें स्प्राउटिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना, अंकुरित जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कंजम्पशन किया जा सकता है। तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो बॉडी को बेनिफिट्स मिलेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा, आपका प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा जो कि हम ले ही नहीं पाते हैं, ध्यान में रहता है, साथ ही साथ में आपका स्लीप कोटा भी डाउन हो रहा होगा, ठीक है। तो डाइट के ऊपर थोड़ा मेन फोकस किया जा सकता है, उससे यहाँ पर आपका स्लीप कोटा भी मेंटेन रहेगा। क्लियर हो गया? आज थोड़ा सा 3-4 मिनट ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा ज़रूरी था डिस्कस करना। आर्टिकल आ ही गया था, काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं सर आप कितने घंटे सोते हो। यार मेरा तो मतलब सोने का नहीं पता, लेकिन उठने का पता है कि मुझे इतने बजे 3 से 3:30 बजे के बीच में उठना है, इतना पता है। अब सोने का कुछ पता नहीं होता, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 11 बजे सो जाता हूँ। जैसा जैसा काम, मतलब जितना ज़्यादा काम होगा थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है, काम कम होता है तो फिर यहाँ पर कम समय रहता है, ठीक है, काम कम रहता है तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी सो जाता हूँ। खैर उन बातों को साइड में करते हैं, आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, साइकेडेलिक्स। अब ये साइकेडेलिक्स क्या है इसको समझते हैं। जैसे ड्रग्स होता है ना, वैसे ही आपको ये साइकेडेलिक्स देखने को मिलेगा। तो अभी साइकेडेलिक सब्सटेंस के ऊपर में रिसर्च चल रही है, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो साइकेडेलिक्स जो है ये बेसिकली ड्रग्स की ग्रुप में ही आता है। इससे क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति इसका कंजम्पशन करता है ना, तो उससे मूड के अंदर में बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। जैसे ड्रग्स कंजम्पशन करने के बाद में इंसान हाई हो जाता है ना, वैसे यहाँ पर कह सकते हो इस साइकेडेलिक्स के कंजम्पशन के बाद में भी मूड के अंदर में काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो होने लगते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो साइकेडेलिक्स है ये नॉन एडिक्टिव है, यानी इससे लत नहीं लगती है, प्लस ये जहरीला नहीं है। अब इसमें मोस्ट कॉमन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है 2 प्रकार के मोस्ट कॉमन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है डी लाइसर्जिक एसिड और दूसरा है डाई एथिलामाइड, ठीक है, डाई इथाइलामाइड आप कह सकते हो। तो इन दोनों का ही नाम ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये डी लाइसर्जिक एसिड क्या है, या फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है डाई इथाइलामाइड क्या है। तो बता देना है ये दोनों के दोनों साइकेडेलिक्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पर एक ड्रग्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो क्या इंडिया में इसको कंजम्पशन किया जा सकता है, आराम से कंज्यूम किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा भारत में ड्रग्स को कंजम्पशन को रोकने के लिए हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर जितने भी ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस हैं इनके ऊपर रोक लगाई गई है, इनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप ऐसे यहाँ पर इनका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद थोड़े से की पॉइंट्स हैं नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में, तो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है 1985 लगा है इस एक्ट के आगे, तो मतलब 1985 में इस एक्ट को लेकर आया गया था। और ये जो एक्ट है ना, तो 1985 में लेकर आया गया और इसका मेन मकसद था कि ये ड्रग्स से और उनसे संबंधित जो तस्करी होती है उनको रोकने का काम करना, ड्रग्स के कंजम्पशन को रोकने का काम करना, उनकी तस्करी को रोकने का काम करना। ये जो एक्ट है ना, इसको यहाँ पे लगभग कह सकते हो 1985 में जब इसको लेकर आया गया था तब से अभी तक इसको 3 बार हम अमेंड कर चुके हैं, 3 बार बदलाव कर चुके हैं। एक बार 1988 में, एक बार 2001 में और एक बार 2014 में। सॉरी यार, पता नहीं गले में क्या हो रहा है आज। तो 3 बार यहाँ पर इसके अंदर एक बदलाव किया जा चुका है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति फिर भी
मतलब उसको पता है कि भाई ये सारे कानून है, फिर भी यहाँ पर ड्रग्स करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। और मैक्सिमम पनिशमेंट पता है क्या है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में पकड़ा जाता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा तक दी जा सकती है। जो डेथ पेनल्टी है वैसे ये जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनको दी जाती है, यानी कि एक बार इंसान को पकड़ा जाता है, वार्निंग दी जाती है, कुछ फाइन चार्ज किया जाता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर छोड़ दिया जाता है और फिर वो बार बार वही हरकत करेगा, दूसरी तीसरी बार वही हरकत कर रहा है, यानी सुधर नहीं रहा, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है और बार बार यहाँ पर उसके ऊपर वो सजा काट के जा रहा है लेकिन बार बार सुधर नहीं रहा है, तो उसको फिर लास्ट में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये एक कह सकते हो हाईएस्ट पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है इस नार्कोटिक्स एक्ट के अंदर में। क्लियर हो गया? साथ ही साथ में यहाँ पर एक और प्रोविजन है कि अगर कोई मुजरिम साबित होता है कि भाई हाँ वो ड्रग्स के कंजम्पशन कर रहा है, पूरी तरह से लत लग चुकी है उसको, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उसको थोड़ा समय के लिए छोड़ा जा सकता है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार किए जाएं। क्लियर हो गया? और इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ये जो एक्ट है इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में पूरी एक बॉडी है जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये बॉडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। इस एजेंसी का यानी कि इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मेन काम क्या है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में या दूसरी अथॉरिटीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना, और साथ ही साथ में जो ये एनडीपीएस एक्ट है हमारे पास में इन ड्रग्स को रोकने के लिए जो कानून है इसको पूरी तरह से लागू करना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। हमारे पास में एक छोटा सा टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो, तो प्लीज इतना जरूर कर लेना। अगले आर्टिकल में बात की गई है बिहान मेला के बारे में। अब ये बिहान मेला क्या है आओ समझते हैं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कोंद ट्राइब है, कोंद ट्राइब बेसिकली ओडिशा के अंदर में रहते हैं। ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कोंद ट्राइब जो है काफी ज्यादा मात्रा में रहते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इस जनजाति के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक और इवेंट को अपने कैलेंडर में ऐड कर दिया है। जो उनका कैलेंडर है ना जिसमें त्योहार लिखे हुए हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस लिखे हुए हैं, तो उस कैलेंडर में इन्होंने एक और त्योहार ऐड कर दिया है जिसका नाम है बिहान मेला। ठीक है, कि बिहान मेला का भी सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो ऑफिशियल तौर पर कैलेंडर पे ऐड किया गया, इस वजह से ये न्यूज में है। तो क्या है बिहान मेला आओ समझते हैं। देखो बिहान मेला को हम लोग सीड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। सीड मतलब जो बीज होता है ना, बीज बोकर यहाँ पे हम उसमें जो फसल है वो उगाते हैं, हाँ उसी बीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग सीड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये जो इवेंट है, इस इवेंट के अंदर में फार्मर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और फार्मर्स जो है ना, होता यह है इस फेस्टिवल की जो प्रिपरेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं जब जो हमारे फार्मर्स हैं वो खारिफ क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट करते हैं, है ना। खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं उनको लगाना स्टार्ट करते हैं। अब खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं तो आपको पता होगा, खारिफ क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो कि जून से जुलाई के बीच में उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी की सारी हमारी खारिफ क्रॉप्स हैं। कौन कौन से राज्य में उगाई जाती हैं तो असम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और अभी हम यहाँ पर ओडिशा की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन है स्टार्ट की जाती है खारिफ क्रॉप्स की कटाई के लिए, और उसी दौरान यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर शुरू होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो वेमेन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फेस्टिवल का, इस त्यौहार का। वेमेन क्या करती हैं, जितने भी बीज होते हैं उनको कलेक्ट करती हैं जो इंडिजीनियस वैरायटी के होते हैं, यानी उन्हीं के वैरायटीज़ के जो बीज, आपको लोकल वैरायटीज़ के जो बीज देखने को मिलेंगे उनको कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद में अपने मटके के अंदर में स्टोर करती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो बीज हैं इनको कलेक्ट किया और मटके में यहाँ पर स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद में होता यह है वो उस मटके को, उस पॉट को रेड और व्हाइट कलर से डेकोरेट भी करते हैं। जैसा आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन देख पा रहे होंगे, व्हाइट कलर का डेकोरेशन दिख रहा होगा, रेड कलर का डेकोरेशन दिख रहा होगा, इस प्रकार का डेकोरेशन भी यहाँ पर किया जाता है। और फिर इन सब मटकों को एक जो बांस की बास्केट होती है ना, बांस की टोकरी जो होती है उसके अंदर रख लेती हैं। रखने के बाद में अपने सर पर रखकर इसको कैरी करती हैं। जहाँ पे मेला चल रहा होता है वहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बीज है इसको लेकर यहाँ पर पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल के बारे में आपको बताया। अब देखो थोड़ा सा कोंड ट्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं। कोंड ट्राइब जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही जो ट्राइब है इनका ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये वो ट्राइबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा के अंदर में रहते हैं, उड़ीसा में खासकर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो ये ना जो ट्राइब है इनको दो अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, एक हिल पर पहाड़ियों पर रहने वाली, एक यहाँ पर मलिया कोंड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, आप इनका जब नंबर देखोगे तो थोड़े से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में आपको ये जो ट्राइब्स है वो नज़र आती हैं। और इन्हीं के अंदर में कुछ सब ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। सब ट्राइब्स मतलब यानी कि एक बड़ी ट्राइब है, इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी अलग अलग ट्राइब्स की जो हैं
मतलब अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उनके ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे डोंगरिया, कोवी, फिर कोटिया, देन उसके बाद में लांगोली, पेंगा, झारनिया, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग आपको ट्राइब्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे कौन ट्राइब के, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कुई एंड कुवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है। जैसे हाल भी हुई को लेकर सवाल पूछ लिया गया था ना, ये क्या है, ठीक है, तो वो ट्राइबल लैंग्वेज थी, वैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुई और कुवी भाषा जो है वो यहाँ पर इन ट्राइब्स के थ्रू बोली जाती है, तो ये बेसिकली एक ट्राइबल लैंग्वेज है। ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा के साथ में काफ़ी सारी समानताएं आपको इनकी देखने को मिल जाती है। इनकी जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है कुई और कुवी, इसकी कोई भी अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है। अब होता यहाँ पर यह कि जो ओडिया स्क्रिप्ट है ना, ये कुई भाषा का यूज़ करते हैं, और मतलब कुई भाषा को यूज़ करने के लिए ओडिया स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है और कुवी भाषा का यूज़ करने के लिए तेलुगु स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। इनकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है किसके बारे में, बिहान मेला के बारे में, और थोड़ा सा हमने बात की है कोंद ट्राइब के बारे में, कोंद ट्राइब क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में बात की गई है ULIP के बारे में, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, हाल ही में जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैं, इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग को चेयर किया है, और वो जो मीटिंग है वो बेसिकली किस चीज़ को लेकर थी कि जो ULIP है यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो डिजिटल सिस्टम है उसके साथ में यहाँ पर इसको जोड़ा जा रहा है। उसकी एक मीटिंग हुई थी, उस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो हम समझेंगे कि आखिरकार ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली क्या है। इस प्लेटफॉर्म को साल 2022 में लॉन्च किया गया था, यानी कि पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। ये हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ही हिस्सा है। ये प्लेटफॉर्म हमारी इस वाली पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर डिजाइन किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया में लॉजिस्टिक की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। अब इसका मतलब क्या है, लॉजिस्टिक्स मतलब होता क्या है। देखो, होता यहाँ एग्जैक्टली ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सामान का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो कोई भी सामान है जो भी कहीं आप खरीद रहे हो, वो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, है ना। तो एक जगह है, मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है सामान का, और प्रोडक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे सामान बनकर तैयार हुआ, और अब ये सामान पहुंचता है कहाँ तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक, यानी कि डेस्टिनेशन तक जहां पर ये सामान पहुंचना है, जहां पर इसकी ज़रूरत है। तो अब सामान का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, यानी कि कभी इसको समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा, कभी रोड के रास्ते से जाना पड़ेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा, और अपने जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है सामान, वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँचने का जो रास्ता होगा ना, उसी को हम लोग यहाँ पर लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और खासकर यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट होती है उस बीच में, उसको हम लोग लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है उसके ऊपर कम करने के ऊपर एक मेन फोकस किया जा रहा है। इसी वजह से ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ये था कि हम थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ा दें, कम समय में सामान जल्दी पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन तक, और साथ ही साथ में यहाँ पर और सेफ रहे सामान, और उसमें कॉस्ट भी कम लगे। ये हमारा एक गोल होता है लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने का। ठीक है, साथ ही साथ में जो ये ULIP प्लेटफॉर्म है ना, ये और भी काम करता है। जैसे कि आपका सामान का मूवमेंट हो रहा है, सामान यहाँ पे जहाँ से बना वहाँ से निकला, फिर उसका डेस्टिनेशन तक पहुँचा, तो सामान का जब मूवमेंट हो रहा है ना, उसको मॉनिटर करने का भी काम करता है, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी करता है ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लस जो भी डेटा होता है, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सचेंज किया जाता है, उन डेटा को भी यहाँ पर वो सिक्योर करके रखता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अंदर में उन डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है ICAO के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब सिविल एविएशन क्या है, बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एयरलाइन के बारे में, एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में, तो ICAO के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है। देखो, भारत ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट यह है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इस ICAO के कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ये जो यहाँ पर पूरा इवेंट होने वाला है उसके अंदर में। ठीक है, तो इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले ये ICAO के बारे में, एग्जैक्टली ICAO क्या है, फिर ये कॉर्सिया जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा भारत, ये कॉर्सिया क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ICAO के बारे में। तो ICAO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस बॉडी के अंदर में जितने भी देश इसके मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हैं, वो सब आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन के साथ में जुड़ी हुई है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये कौन सी बॉडी के साथ में जुड़ी हुई है, तो यूनाइटेड नेशन के साथ में जुड़ी हुई है। ICAO को बनाया गया था 1947 में, 1947 में एक कन्वेंशन के माध्यम से एक अग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन का।
है ना 1944 में, जिसको शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लगभग कह सकते हो 1944 के बाद में 3 साल बाद 1947 के अंदर में इस ICAO को बना लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कनाडा के अंदर में जो मॉन्ट्रियल है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ICAO का मेन काम है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे जितने भी एयरलाइन इंडस्ट्री हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करना, है ना। साथ ही साथ में यहाँ पर हर एक मेंबर्स को एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर एक काम करता है। यानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑपरेट करने का काम ये ICAO ही करता है। फिर साथ ही साथ में इंटरनेशनल एयरलाइन को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम और कानून होते हैं वो भी यहाँ पर ICAO ही लेकर आता है। साथ ही साथ में यहाँ पर और भी जो जैसी चीज़ें हो गई, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई कंट्रीज जैसे कि 193 मेंबर्स जो है इसका हिस्सा हैं, तो अगर मान लो किसी देश के बीच में सिविल एविएशन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उन विवाद को लेकर भी ये मामले को सुलझाने का काम भी ICAO एग्जैक्टली करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात हम कर रहे थे कॉर्जिया की, कि कॉर्जिया के अंदर भारत पार्टिसिपेट करेगा। ये कॉर्जिया क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। यानी कि जो इंटरनेशनल एयरलाइन सेक्टर है उसके लिए पॉल्यूशन कम करने के ऊपर में यहाँ पर एक मेन फोकस है। ये जो कॉर्जिया है ना, ये कह सकते हो एक ग्लोबल मार्केट बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको डिजाइन किया गया है इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर में पोल्यूशन को कम करने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन को कम करने के लिए, कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन के एमिशन को कम करने के ऊपर एक मेन फोकस है। इससे हम क्या कर सकेंगे, जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो ये कॉर्जिया है ना, इसके जो भी यहाँ पर नियम वगैरह हैं वो सब हमारे डोमेस्टिक एविएशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ये सब इस कॉर्जिया के अंडर में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपना मतलब अब क्या करना स्टार्ट करेंगे। वैसे कॉर्जिया के अंडर में जितने भी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स होंगे उन सब का मेन काम होगा कि अपना जो भी एमिशन हो रहा है, जो भी पोल्यूशन कर रही है उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो प्लेन पोल्यूशन कर रहे हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर करना, उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान में रखना और उस पोल्यूशन को यहाँ पर रोकना, उसकी ग्रोथ को यहाँ पर रोकना। ये एक मेन फोकस यहाँ पे होने वाला है। तो इंडिया भी इसको लेकर काम करेगा जल्दी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो गया? नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है अचानकमर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये अचानकमर टाइगर रिजर्व क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये न्यूज़ में आ चुका है। न्यूज़ में इसलिए आ चुका है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व के अंदर में एक टाइगरेस है जिसको पकड़ लिया गया है। उस टाइगरेस ने लगभग 2 इंसान को जान से मार दिया है और एक को यहाँ पर इंजर्ड किया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो आपको ध्यान में रखना होगा अचानकमर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? तो यह है इंडिया का मैप, ये आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं? तो मध्य प्रदेश एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, फिर उत्तर प्रदेश एक छोटी सी बाउंड्री को शेयर करता है, झारखंड एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, ओडिशा एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। देन उसके बाद में एक छोटी सी बाउंड्री यहाँ पर भी शेयर करता है, कौन? आंध्र प्रदेश। देन तेलंगाना यहाँ पर एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है और इधर महाराष्ट्र भी एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं उनकी गिनती ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अचानकमर टाइगर रिजर्व जो है इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था साल 2009 के अंदर में। और ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है ना, ये अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। यहाँ से एक नदी बहती है, मनियारी नदी। मनियारी नदी यहाँ से बहती है इस रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच से, जो कि यहाँ पर इस पूरे जो रिजर्व के अंदर में जंगल है उसकी जान है वो नदी। ठीक है, साथ ही साथ में इस रिजर्व के अंदर में एक कॉरिडोर भी आपको देखने को मिलेगा। वो जो कॉरिडोर है वो कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया? अब इस अचानकमर टाइगर रिजर्व में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ का जो जंगल का प्रकार है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इस वजह से जो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, साल के पेड़ हो गए, बीजा, साजा, हल्दू, टीक, इस प्रकार के जो स्पीशीज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी सारी ऐसी पेड़ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनका दवाइयों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर बात करते हैं हम लोग फौना की, यानी कि कौन कौन से जानवर की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो काफ़ी सारी जानवर की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे टाइगर, लेपर्ड, बाइसन, फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जायंट स्क्वायरल, चिंकारा, वाइल्ड डॉग, हैना, सांबर, चीतल, इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी तो ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं ही। उसके साथ साथ बर्ड्स यानी चिड़ियों को भी 150 से ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं इस अचानकमर टाइगर रिजर्व के अंदर में। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है थोड़ा सा समझेंगे, अभी ये न्यूज़ में आ चुका है।
न्यूज़ में आने का कारण क्या है, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने हाल ही में ये बोला है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन के बंकर्स हैं वो हम लोग अपने सभी बड़े बड़े पोर्ट पर, सभी बड़े बड़े बंदरगाह पे बनाने वाले हैं 2035 तक। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रीन हाइड्रोजन के बंकर बनाए जाएंगे हमारे बंदरगाह पे और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भरकर रखी जाएगी। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स पर, तो इंडिया में इस प्रकार के मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं? हाल्दिया पोर्ट है, कोलकाता में है, फिर उसके बाद पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन, कोचिन, मैंगलोर, गोवा, मुंबई, गुजरात के पोर्ट्स हो गए, कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, जामनगर पोर्ट। इस प्रकार के जो पोर्ट्स हैं ना, ये बड़े पोर्ट्स हैं, ये मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर हम 2035 तक क्या करने वाले हैं, इस प्रकार के ग्रीन हाइड्रोजन के बंकर को रखने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो चर्चा में है, क्योंकि ये सारा काम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किया जाएगा। ये मिशन वो मिशन है जिसको 4 जनवरी 2022 में हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया था, यानी पिछले साल जनवरी में इसको अप्रूवल मिला। इसका मकसद है कि इंडिया को हम ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एक ग्लोबल हब बना दें, यानी भारत ढेर सारा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन करने के साथ साथ अपना यूज करने के बाद जो बचे उसको एक्सपोर्ट भी करे अलग अलग देशों में। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये कि हम 2030 तक एक बड़े कंट्री बनकर आए, एक बड़ा हब बनकर निकलें ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं 5 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन पर एनम के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। लगभग कह सकते हो कि 8 लाख करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। 6 लाख के आसपास जॉब्स यहां पर जनरेट हुई हैं। फिर उसके बाद में जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो भी कम हुआ है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हो तो जो पेट्रोल डीजल है उसका यूज़ थोड़ा सा कम कर दोगे, क्योंकि ये उसी के लिए काम करेगा। मतलब जैसा पेट्रोल डीजल का काम हो रहा है वैसे यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन आप उनकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो पेट्रोल डीजल कम होगा तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। पेट्रोल डीजल जलेगा तो काफ़ी सारा पोल्यूशन होगा, तो काफ़ी सारा पोल्यूशन कम करने का टारगेट भी आपको देखने को मिल जाता है हमारे इसी मिशन का। किसका? ये हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। तो इस मिशन के आउटकम है, मतलब 2030 तक इतना कुछ हमारे लिए हो पाएगा। 2030 तक हम 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, 6 लाख जॉब बना पाएंगे, पोल्यूशन को कम कर पाएंगे और बहुत सारा पैसा हम बचा सकेंगे। तेल और डीजल से 1 लाख करोड़ रुपए तक बचा सकेंगे, क्योंकि हम लोग खरीदेंगे नहीं तो खुद का ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का तरीका क्या है। अब बनाने के तरीकों को समझने से पहले आपको समझना होगा, जो हाइड्रोजन है ना, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। पहले आपको समझना होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे देखो एक सिंपल सा चीज़ होती है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं पानी के अंदर, यानी पानी का यूज़ करेंगे, पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उससे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे। अब आप कहोगे अभी भी हमें मतलब समझ में नहीं आया, तो अब यहाँ पर इस वाले पिक्चर में आप इस पूरे मतलब को समझ सकते हो। होगा क्या, हम पानी लेंगे H2O, पानी को हम लोगों ने यहाँ पर एक इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसमें रखा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पानी को डालने के बाद में पानी को स्प्लिट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, क्योंकि पानी H2O है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों देखने को मिलेगा। तो पानी में से ऑक्सीजन अलग कर दिया जाएगा और हाइड्रोजन अलग कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस करके। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें बिजली लगती है, बिजली का जो एनर्जी है वो यहाँ पर लगाई जाती है। अब जो बिजली है इसको हम कहाँ से लेंगे? इसको हम लेंगे बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिजली, यानी जो आपको पता है नॉर्मल तरीके से जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है, कोयले को जलाकर बनाई जाती है। अगर कोयले को इधर जला रहे होंगे, जलाने के बाद में बिजली का यूज कर रहे होंगे यहाँ पर पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पीछे तो पोल्यूशन हो ही रहा है ना, पीछे तो प्रदूषण हो ही रहा है। तो किस बात का ये ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा? किसी बात का नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेन फोकस ये होता है कि जो बिजली का हम यूज करेंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर में, वो बिजली कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही होगी, यानी कि सोलर एनर्जी से बन रही होगी या फिर विंड एनर्जी से बन रही होगी, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे कोयले का यूज नहीं किया गया है, एकदम क्लीन एनर्जी है। तो क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे और उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर में इसी एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग कर देंगे। हाइड्रोजन अलग हो गया, इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद में जहां पे ट्रांसपोर्ट करना होगा वहां पे भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है ना। फिर उसका हम लोग कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन करके यूज कर सकते हैं, गाड़ियों के अंदर भरवा सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बनाई जा रही हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है आपको समझ में आ गया कि पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में, लेकिन जो बिजली लगती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ये बात ध्यान रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है।
कि रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ी चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी अगर होगी तभी यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब ऐसे ही आपको यहां पर ग्रे हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। अब ये ग्रे हाइड्रोजन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ग्रे हाइड्रोजन में क्या हो रहा होता है ना, यहां पर भी आप क्या करोगे, हाइड्रोजन बना रहे होंगे, लेकिन यहां पे पोल्यूशन हो रहा होगा, यानी कि जिस बिजली का यूज कर रहे होगे वो कोयले से बन रही होगी। ठीक है, कोयले का गैसिफिकेशन या लिग्नाइट से गैसिफिकेशन किया जा रहा होगा, कोयले का यूज किया जा रहा होगा, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे कार्बन निकलता है, इस चक्कर में इसको हम ग्रे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यानी ग्रे हाइड्रोजन में पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, कोल गैसिफिकेशन का यूज करते हैं या लिग्नाइट गैसिफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रे हाइड्रोजन। ग्रीन के बीच में आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ गया। फिर एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। अब जो ब्लू हाइड्रोजन होता है, इसको नेचुरल गैस के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। किसके माध्यम से? नेचुरल गैस के माध्यम से। ये आपने ध्यान में रखना है, नेचुरल गैस के माध्यम से, प्लस यहाँ पे कोयले का भी यूज होता है। तो आप कहोगे तो ब्लू हाइड्रोजन में भी कोयले का यूज हो रहा है, मतलब यहां पर भी पोल्यूशन हो रहा है, तो मतलब ये भी कोई क्लीन एनर्जी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्लू हाइड्रोजन में जब कार्बन निकलता है ना, जो भी कार्बन निकल रहा होता है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उस कार्बन को यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं। तो इससे कार्बन एमिशन नहीं होने देते, कार्बन को कैप्चर करके रख लिया जाता है। तो एक प्रकार का ब्लू हाइड्रोजन भी ठीक है। क्लियर हो गया? तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में क्या डिफरेंस है, इतना समझ में आ गया। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ट्राई के बारे में चर्चा की जा रही है, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये ट्राई न्यूज में है। ट्राई न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो ट्राई है, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो फेक और एसएमएस, फेक कॉल्स वगैरह आती हैं, उसको लेकर कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ नए नियम लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके पास में कोई फेक कॉल्स वगैरह ना आ सकें, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ट्राई चर्चा में है। तो क्या है ट्राई? ध्यान रखना, प्रीलिम्स के अंदर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनती जा रही है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी आपके एयरटेल, वोडाफोन, जितने भी ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है ट्राई। ट्राई एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको सरकार ने बनाया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, तो इस कानून के सेक्शन 3 के तहत यहां पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया। इसका मेन काम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना। अब इस ट्राई के अंदर का कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति इसमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन जो होता है ना, मतलब कह सकते हो एक चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स और होंगे जो कि फुल टाइम के लिए होंगे, 2 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इसमें नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, यानी कि 2 तो फुल टाइम मेंबर हो गए, एक चेयरपर्सन हो गया और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स ही हो गए। फिर उसके बाद में इसमें एक चेयरपर्सन होगा, और मतलब वही जो पॉइंट है वो यहाँ पे वापस से आ चुका है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। एक चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर और 2 पार्ट टाइम मेंबर, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते इस ट्राई के अंदर में। क्लियर हो गया? इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार बैठाती है इनको। इनका ड्यूरेशन कितना होता है? तो मतलब कह सकते हो 3 साल का ड्यूरेशन होता है, और वैसे मैक्सिमम 65 साल तक ये सर्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से जो भी पहले हो जाए, 65 साल के पहले हो जाते हैं तो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, 3 साल इनको पहले हो जाता है तो वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जो भी पहले आ जाए यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन है वो चलता है। सरकार का कितना कंट्रोल होता है? सरकार का काफ़ी कंट्रोल होता है। जो ये ट्राई नाम की बॉडी है ना, ये पूरी इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार ही इसको फंड कर रही है, हमारी केंद्र सरकार फंड कर रही है, केंद्र सरकार इसको हैंडल करती है, केंद्र सरकार कई सारे डिसीजंस देती है, उसको यहाँ पर ट्राई मानता भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका मेन काम क्या है? ट्राई ना क्या करता है, कभी कभी अपने खुद के भी जो रिकमेंडेशन है वो देता है कि ये कर लेना चाहिए। जो ट्राई की साइड से रिकमेंडेशन आता है वो हमारी केंद्र सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब केंद्र सरकार उस बात को माने या ना माने वो सरकार के ऊपर है, सरकार पैसे दे रही है तभी ट्राई चल रहा है। ठीक है, तो जो ट्राई है अगर ये अपनी कुछ बात रखता है सरकार के सामने, अपनी रिकमेंडेशन रख सकता है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन वो बात सरकार माने ना माने वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो रिकमेंडेशन है वो ट्राई से मांग सकती है, किसी चीज को लेकर वो कुछ ना कुछ चीजें पूछ सकती है, बट उसको अपनाना या नहीं अपनाना है वो यहाँ पर सरकार के ऊपर रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में जो ये ट्राई एक्ट है इसको साल 2000 में अमेंड किया गया था, इसके अंदर बदलाव किया गया था, और बदलाव करने के बाद में इसमें एक टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया गया, जैसे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है। देखो ट्राई का मेन काम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी, मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज उनको रेगुलेट करने का काम करना।
दूसरी तरफ 2000 में सन 2000 में जो बदलाव किया गया था ना, इसके बेसिस पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट को बनाया गया, यानी कि अगर कोई दो कंपनीज है जिसमें कोई विवाद हो चुका है तो उन विवादों को सेटल करने के लिए यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया कि मान लो कोई लाइसेंसर है, कोई लाइसेंसी है। लाइसेंसर जिसके पास में लाइसेंस है, लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में जिसने लाइसेंस दिया है और जिसने लाइसेंस लिया है, इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाता है ना, तो यहाँ पर इस मामले की सुनवाई की जा सकती है इस टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर में। और अगर यहाँ पर भी मामला नहीं सिमटता है तो आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर में, यानी कि आगे भी अपील की जा सकती है। तो ये यहाँ पर आपको पूरा मुद्दा देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि जो ये डिस्प्यूटमेंट सेटलमेंट होगा उसके अंदर कौन कौन होगा। तो जो ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा ना, जो कोर्ट बनाया जाएगा इसके अंदर में, जहाँ पे मुद्दे की सुनवाई की जाएगी, उसके अंदर में एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे। अगेन वो भी हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट करेगी। जो चेयरपर्सन होगा वो कम से कम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, और या फिर कह सकते हो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, तब यहाँ पर उसको जज बनाया जाएगा। और बहुत सारे जो मेंबर्स इसके अलग अलग 2 मेंबर्स होंगे, वो 2 मेंबर हमारी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होने चाहिए, या फिर यहाँ पर कह सकते हो कि एक व्यक्ति जिसको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो टेक्नोलॉजी का, टेलीकम्युनिकेशन का, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का, उस फील्ड में ये काम कर रहा हो, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर या स्टेट गवर्नमेंट में इस पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल के अंदर में, ठीक है। तो उन सब से मिलकर ये पूरा का पूरा ट्राइब्यूनल बनता है और इनका मेन काम है जो भी केसेस हैं उनकी यहाँ पर सुनवाई करना। आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किए हैं उन सभी के रिगार्डिंग। अब बात आती है हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की। तो लाइन से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा। आपने अगर वीडियो अच्छे से सुना है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर लास्ट में एक साथ मैं आपको सभी के आंसर्स बताऊंगा, तो सभी के आंसर्स आप मैच करना और उसके बाद में आपका जो भी स्कोर आता है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाना। पहला क्वेश्चन बात करता है डी लाइसर्जिक एसिड एंड डाईएथिलामाइड एंड साइलोकाइबिन, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिली हैं। ये क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये कोविड-19 की वैक्सीन है? ऑप्शन बी, क्या ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस हैं? ऑप्शन सी, क्या ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये जो ULIP है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस ULIP को लॉन्च किया गया है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर, यानी इसी पॉलिसी के अंडर यहां पे इसको लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इस प्लेटफॉर्म का मेन काम है जो कारों का मूवमेंट हो रहा है, जो सामान का मूवमेंट हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर ध्यान रखना। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोंद ट्राइब के बारे में आपसे पूछा गया है। कोंद ट्राइब को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो कोंद ट्राइब है ये ज्यादातर वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के अंदर में पाई जाती हैं, वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो ट्राइब के लोग हैं ये कुई और कुवी नाम की जो भाषा है इसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ICAO को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ में जुड़ी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1947 में बनाया गया था शिकागो कन्वेंशन के माध्यम से। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत मतलब कह सकते हो सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अचानकमल टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, ये बताना है कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी असम। तो फटाफट इसका सही उत्तर दे दो। नौ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया समझ गए ना, वही नींद ना आना। तो इंसोम्निया को लेकर यहाँ पे अबे यार मैंने बता ही दिया है। इंसोम्निया को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंसोम्निया बेसिकली एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है। नींद आने में परेशानी होती है ना, बहुत मुश्किल होता है एक इंसान का सो पाना, और अगर इंसान एक बार सो जाता है तो वो उठ भी जाता है जल्दी, और उठ जाता है तो दोबारा सोता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंसोम्निया वाली कंडीशन है ना, ये पुरुष में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है, महिलाओं में कम होती है, और जवानों में ज़्यादा होती है, बूढ़े लोगों में कम होती है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं।
नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ग्रे हाइड्रोजन है, ध्यान रखना मैं ग्रीन नहीं बोल रहा हूं, ग्रे बोल रहा हूं, जो ग्रे हाइड्रोजन है इसको कोल गैसिफिकेशन से कोयले का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको प्रोड्यूस किया जाता है पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करके, और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ध्यान रखना। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्राई। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ट्राई है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको भारत सरकार ने बनाया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ट्राई के रिकमेंडेशन है, यानी कि अगर ट्राई कोई बात अपनी रिकमेंडेशन देना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंडिंग है कि वो ट्राई के रिकमेंडेशन की सुनवाई करेगी। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइज ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट किया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको आंसर बताना स्टार्ट करूंगा, आप प्लीज मैच करते चलना और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ही जाना। तो क्वेश्चन में पूछा गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर जो दो स्टेटमेंट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है कि वाकई में एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसको 1997 के इसी एक्ट के तहत बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ट्राई देखो रिकमेंडेशन तो दे सकता है, लेकिन केंद्र सरकार माने या ना माने वो उसके ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन को लेकर। तो यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ग्रे हाइड्रोजन को बनाया जाता है कोल गैसिफिकेशन का यूज करके, कोयले का यूज करके। यहाँ पे पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है, इस वजह से इसका नाम ग्रे हाइड्रोजन रखा गया है। सेकंड में बोला गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम बनाते हैं पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करके, और जो बिजली का यूज किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यानी कि जो आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनका यूज किया जाता है। तो बिल्कुल इसी बात की तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज बाय ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंसोमिया के बारे में पूछा गया। इंसोमिया को लेकर दो स्टेटमेंट से बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर आपको पहला स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा, दूसरा गलत है, क्योंकि वाकई में इंसोमिया क्या है, एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, सोने में परेशानी होती है, इंसान सही से सो नहीं पाता है, सो जाता है तो यहाँ पर जल्दी जाग जाता है, जल्दी जाग जाता है तो दोबारा नींद नहीं आती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट बोला गया है कि आदमियों को ज्यादा होता है इंसोमिया, वीमेन को कम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वीमेन यानी महिलाओं को ज्यादा देखने को मिल रहा है और पुरुषों के अंदर में इंसोमिया कम देखने को मिल रहा है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अचानकमल टाइगर रिजर्व या हाल ही में न्यूज में है, तो बताओ कौन से राज्य में यह स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको ये अचानकमल टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि बिल्कुल ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि 1947 में इसको शिकागो कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया था। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, याद होगा, है ना, कि 1947 में इसको एक कन्वेंशन के माध्यम से बनाया गया है और उसको हम शिकागो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के अंदर में मॉन्ट्रियल में एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौंध ट्राइब को लेकर। कौंध ट्राइब को लेकर दो स्टेटमेंट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट को जब आप अच्छे से देखते हो तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत नजर आएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपको सही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो वेस्टर्न हिमालय की कोई बात ही नहीं करिए। कौंध ट्राइब तो ओडिशा में पाई जाती है ना, कौंध ट्राइब ओडिशा में पाई जाती है, यानी ईस्टर्न साइड में पाई जाती है, ना कि वेस्टर्न हिमालय में। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो कौंध ट्राइब है कोई और कुवी का यूज करती है। कोई और कुवी जो कि बेसिकली ओडिया से इंस्पायर है और कुवी जो तेलुगु से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों भाषाओं का यूज किया जाता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लेकर। दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया था। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, जो कार्गो का मूवमेंट होता है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर निगरानी रखना। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डी लाइसर्जिक एसिड और डाईएथिलामाइड और उसके बाद में साइलोकाइबिन। ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है? कोविड-19 की वैक्सीन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली साइकेडेलिक सब्सटेंसेस है, यानी कि जैसे ड्रग्स होते हैं ना, उसी ग्रुप के अंदर में आने वाले ये सब्सटेंसेस है जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत भारत के अंदर में रोक लगा रखी है, आप इसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मजा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। काफी सारे लोगों को इस वीडियो में बहुत मजा आता है, खासकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। मुझे डेली बेसिस पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि सर प्लीज संडे में भी वीडियो कंटिन्यू करना इस वाले इंडियन एक्सप्रेस को। मैं कोशिश करूंगा कि कम ही आर्टिकल डिस्कस करें, लेकिन संडे में भी लेकर आएँ जब आप लोग इतना डिमांड कर रहे हो तो। ठीक है ना, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।